तो चलिए टॉपिक की बात करते हैं। तो अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन, जनसंख्या। और मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि हम जो जनसंख्या की बात करने वाले हैं वह जनसंख्या केवल और केवल उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। हाँ, रेफरेंस के लिए कुछ पॉइंट्स हम भारत की जनगणना या भारत की जनसंख्या से भी देखेंगे, लेकिन मेजर हिस्सा हम लोग यूपी का ही देखेंगे। तो यूपी की जनसंख्या से प्रश्न बनते हैं और देखिए प्रश्न थोड़े से अच्छे बनते हैं। तो मैं ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल के तौर पर एक दो प्रश्न आपको दिखा दूं कि कैसे आपके सामने एक प्रश्न एग्जाम में आता है और आप उसे नहीं कर पाते हैं, रीज़न क्या है, कारण क्या है। आओ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, वन लाइनर के रूप में मैं आपके सामने लिखता हूँ जिससे कि आप उन्हें देख पाएँ। बस पेन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, मतलब दैट फाइन। चलिए मान लेते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो बताएंगे कि आप इसका क्या आंसर देना चाहेंगे। अगर क्वेश्चन आए जनसंख्या से या जनगणना से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है जनसंख्या से, और एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटा अधिकारी कौन होता है। जनगणना में बात होती है कि जनगणना में सबसे छोटा अधिकारी कौन होता है, सबसे छोटा अधिकारी कौन होता है। अब बात आती है, क्या आपको मालूम है कि कौन होता है? नहीं पता होगा। जिन्हें पता होगा कमेंट में आंसर करेंगे। मैं जानबूझ के पहले आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, डिटेल पढ़ाने से पहले एक बार ये क्वेश्चन देखिए। कई बार हमें लगता है कि हमने जनसंख्या बहुत अच्छे से पढ़ रखा है और हमें ये टॉपिक बहुत अच्छे से आता है और हम इसके क्वेश्चंस को कर लेंगे, ठीक है ना। बताइए वह पहला देश कौन सा है, वह पहला देश कौन सा है, पहला देश कौन सा है जिसने दशकीय तो समझते हैं, 10 साल में एक बार किया जाए, दशकीय जनगणना को शुरू किया था, जनगणना को स्टार्ट किया था। बात समझ में आ गई होगी। देखिए भारत की जनगणना जो होती है हर 10 साल में होती है, लेकिन ऐसा सबसे पहले किस देश ने शुरू किया था कि हर 10 साल में नियमित जनगणना होनी चाहिए। एक प्रश्न ये भी बन सकता है आपके एग्जाम में। देखिए बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है ये, और हमें लगता है कि हमें आता है, बस यहीं हम मात खा जाते हैं। कि अगला क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन है कि पहला देश कौन सा है जहां जनगणना की गई थी। पहला देश जहां जनगणना की गई थी, जहां जनगणना की गई थी। तो ये प्रश्न आपके लिए बनता है। जिन्हें पता हो आंसर देते हुए चलेंगे, जिन्हें आंसर पता है वो आंसर देते हुए चलेंगे, कोई समस्या इसमें नहीं है। आंसर दीजिए अगर आप आंसर को जानते हैं। अब देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें याद है, वो एग्जाम में आते हैं, ऐसे नहीं है। जैसे कि भारत में फर्स्ट नियमित जनगणना कब की गई, भारत में फर्स्ट नियमित जनगणना, नियमित जनगणना। बस अब देखो, अब ये आपको बड़े अच्छे से आसानी से याद होगा, अधिकांश बच्चों को याद होगा जो थोड़ा सा भी पढ़ते हैं, कि 1881 में पहली गणना की थी। यहाँ से प्रश्न बनता है कि जनगणना किसके शासनकाल में हुई, वायसराय कौन था। तो लॉर्ड रिपन वायसराय थे। तो इसे आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। लेकिन जो ऊपर मैंने भी आपको प्रश्न दिखाए हैं, जैसे कि जनगणना में सबसे छोटा अधिकारी कौन होता है, ये अधिकांश बच्चों को याद नहीं निकलेगा। अधिकांश बच्चों को मैं यहाँ देखूंगा कि उन्हें प्रश्न याद होगा ही नहीं। तो अब बात क्या करनी है, इस चीज़ को समझते हैं। आप देखिए कुछ भी नोट नहीं करना, आप केवल क्लास देखिए, क्लास की स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं है, ठीक है। लेकिन आप पॉइंट को जरा समझना कि आप जब भी जनगणना पढ़ते हैं आप बस एक सरसरी तौर पर पढ़ते हैं और निकल जाते हैं, आपको उसमें याद कुछ नहीं होता और लंबे समय तक आप याद रख भी नहीं पाते हैं। इस क्लास के अंदर मैं जनगणना को कुछ इस तरह से पढ़ाने वाला हूँ जिससे कि वो आपको परमानेंट रूप से या फिर एक लंबे समय तक याद रहे। तो चलिए लंबे समय तक याद रखने के हिसाब से अब हम बात करते हैं अब आपकी जनगणना की। जी हाँ, जनगणना।
चलिए कुछ पॉइंट्स को पहले कट करते हैं सीधे सीधे। अभी मैंने पूछा था सबसे छोटा अधिकारी कौन होता है। सबसे छोटा अधिकारी कौन होता है जनगणना के रूप में, तो उसे कहते हैं प्रांगणक। कौन होता है? प्रांगणक। ये सब होता कौन है? ये प्रांगणक होता है जो आपके दरवाजे पर आता है और रजिस्टर में सारा ब्यौरा लेके जाता है, जो आपके घर तक आता है, वो प्रांगणक होता है। नेक्स्ट, अगर सबसे छोटा अधिकारी है तो कोई सबसे बड़ा अधिकारी भी होगा इस लाइन का। कोई सबसे बड़ा अधिकारी भी तो होगा ना इस लाइन का, बात समझना। कोई सबसे बड़ा अधिकारी भी तो होगा ना इस लाइन का, कोई सबसे बड़ा अधिकारी भी होगा इस लाइन का। तो बताइए जनगणना की लाइन का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? सबसे बड़ा उसे कहते हैं जनगणना आयुक्त। क्या कहते हैं? जनगणना आयुक्त। क्या कहते हैं? जनगणना आयुक्त कहते हैं। ये सबसे बड़ा अधिकारी होता है। प्रांगणक सबसे छोटा अधिकारी होता है। ये दो छोटी सी बातें। सबसे पहली जनगणना किस देश में हुई थी? बात हो रही है सबसे पहली जनगणना। सबसे पहली जनगणना किस देश में हुई थी? तो ये आपको बताना है सबसे पहली जनगणना किस देश में हुई थी। तो देखिए ये है स्वीडन, और ये जनगणना हुई थी आपकी 1749 में। 1749 में जनगणना आपकी हुई थी। किस में हुई थी? सर स्वीडन में हुई थी। तो चीज़ों को याद रखेंगे। सबसे छोटा अधिकारी कौन होता है? प्रांगणक होता है। सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? जनगणना आयुक्त होता है। सबसे पहली जनगणना कहाँ हुई थी? स्वीडन में हुई थी, 1749 में हुई थी। ये इस चीज़ को भी आप याद रखते हुए चलेंगे। अब बात होती है सबसे पहली दशकीय जनगणना। फर्स्ट दशकीय जनगणना, फर्स्ट दशकीय जनगणना ये कराई थी आपके अमेरिका ने। अब बात इस चीज़ को भी देखना, अमेरिका ने कराई है सबसे पहले दशकीय जनगणना। सबसे पहली जनगणना स्वीडन में हुई है, लेकिन हर 10 साल में जनगणना हो, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से चला है? सर ये कॉन्सेप्ट चला है हमारा अमेरिका से। किसी बच्चे को नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं भारत की। अब बात करते हैं भारत की। भारत में पहली जनगणना कब हुई है? किसकी बात होगी? भारत में पहली जनगणना, पहली जनगणना, भारत में पहली जनगणना। तो हम जानते हैं कि पहली जनगणना हुई थी 1872 में। प्रश्न उठता है उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड मेयो उस समय आपके वायसराय थे। इस चीज़ को जरा नोट करेंगे। नोट क्या, बस देखते रहें। तो भारत की पहली जनगणना जब हुई थी तो लॉर्ड मेयो थे। लेकिन इसी जनगणना की अगर हम बात करें तो भारत की पहली नियमित, भारत की नियमित जनगणना, नियमित जनगणना का मतलब आप समझते होंगे। भारत की नियमित जनगणना का मतलब है हर 10 साल में होने वाली जनगणना। ये कब हुई थी? 1881 में हुई थी। और उस समय 1881 में भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। इन दोनों चीज़ों को भी आप याद रखेंगे। देखिए पहले बेसिक व्यू बनाया जा रहा है, जहां आपसे ये देखा जाएगा कि भैया ये बेसिक चीज़ें तो आती हैं या नहीं आती हैं आप लोगों ने, ठीक है ना। अब भारत में जो जनगणना है ये करवाता कौन है? भारत में जो जनगणना है ये करवाता कौन है? इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए कि भारत में जनगणना, याद रखना, भारत में जनगणना गृह मंत्रालय करवाता है। कौन करवाता है? गृह मंत्रालय करवाता है या करता है। कौन करता है बच्चा? याद रखना, गृह मंत्रालय करता है। कौन? गृह मंत्रालय इस चीज को देखता है। अब गृह मंत्रालय इस चीज को देखता है तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत इसका एक विभाग भी है। गृह मंत्रालय में इसका एक विभाग भी है। प्रश्न बनता है कि विभाग कब बना था? विभाग कब बना था? कहने का मतलब है होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय के अंतर्गत जनगणना का विभाग कब बना? किसका विभाग? जनगणना का विभाग कब बना था?
तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 1961, डेट याद रखना कब है, 1961 में बना था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपसे प्रश्न बनता है कि भारत में जनगणना कौन सा मंत्रालय कराता है, तो आपका सीधे सीधे आंसर होना चाहिए कि गृह मंत्रालय इस चीज़ को कराता है। कौन कराता है? गृह मंत्रालय इस चीज़ को कराता है। जी हाँ, कौन कराता है? गृह मंत्रालय कराता है। ये विभाग कब बना था? तो आप तुरंत बताएंगे कि सर 1961 में ये विभाग बना था। ठीक है, बड़ी ही आसान चीज़ है। ठीक है, तो भारत जनगणना अधिनियम कब लागू हुआ था ये बता दीजिए। जी हाँ, अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत, ओके आई एम सॉरी, एक मिनट हाईलाइटर हटा देता हूँ। हाँ, प्रश्न है सीधा सीधा कि भारत जनगणना अधिनियम क्या है? प्रश्न, भारत जनगणना अधिनियम, भारत जनगणना अधिनियम, तो बताइए ये कब आया? 1948 में आया। जी हाँ, भारत जनगणना अधिनियम कब आया? 1948 में आया। तुरंत से पहले पूछा जाएगा, आंसर देंगे। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। भारत जनगणना अधिनियम कब आया? सर ये आया 1948 में आया। बात होती है भारत में जनगणना कौन सा मंत्रालय कराता है? सर जी गृह मंत्रालय कराता है। गृह मंत्रालय में जनगणना विभाग कब आया? 1961 में आया। और जनगणना होती है उसका सबसे छोटा अधिकारी कौन होता है? साहब उसका सबसे छोटा अधिकारी होता है प्रगणक होता है। सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? जनगणना आयुक्त होता है। सबसे पहले जनगणना कौन से देश में हुई? स्वीडन में हुई, 1749 में हुई। सबसे पहली दशकीय जनगणना कहाँ हुई? सब अमेरिका में हुई। बड़े छोटी छोटी चीज़ें याद होनी चाहिए। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई। उस समय आपके वायसराय कौन थे? मेयो थे। और भारत में नियमित जनगणना कब हुई? पहली बार 1881 में हुई। वायसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। तो ये सारी छोटी छोटी मगर मोटी बातें आपको याद होनी चाहिए। इसमें कुछ भी खास ऐसा नहीं है कि आपको याद ना हो, सब नॉर्मल सी और सीधी सी बातें हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जनगणना जो हुई है उसे देखो। सब आपकी याद में या आपके जो साइंस में समय आप याद करते हैं तो 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना, यहाँ से प्रश्न और भी बन जाते हैं। 2011 की जनगणना से प्रश्न और भी बन जाते हैं। एक प्रश्न बनता है कि बताइए 2011 की जो जनगणना थी उसका थीम क्या था? 2011 की जो जनगणना थी उसका थीम क्या था? आपको ये बताना है थीम क्या था। तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। साथ ही साथ याद रखना कि आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि इसका आयुक्त कौन था? जो जनगणना सन 2011 में हुई है इसका आयुक्त कौन था? आयुक्त समझ रहे हैं? आयुक्त, ये जनगणना आयुक्त की बात हो रही है जो इसका सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तो इसका आयुक्त कौन था आपसे ये भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट। तो याद रखना सन 2011 की जो जनगणना हुई है उसका आयुक्त थे चंद्रमौली। कौन थे? चंद्रमौली। जी हाँ, कौन थे? देखिए वीडियो में भी थोड़ा सा लंबा हो जाए लेकिन याद रखना एक ही इसके अंदर सभी टॉपिक को लिया है, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेंथी होगी, 2 बार में देख लेना, बाकी 2 बार में क्या, कई घंटे बच्चे लगातार बैठ के पढ़ते हैं, फटाफट समझते हैं। कौन है? चंद्रमौली इसके कौन थे? आयुक्त थे। सबसे बड़ा अधिकारी कौन था? चंद्रमौली था। अब ये मत पूछना सबसे छोटे अधिकारी का नाम तो नहीं आएगा क्योंकि सबसे छोटे अधिकारी ज़्यादा होते हैं, सबसे बड़ा एक ही होता है। ठीक है बच्चा। अब बात आती है कि 2021 की जनगणना भी तो है। 2021 की हर 10 साल में होनी है, तो 2021 की जनगणना जो कि किन्हीं कारणों से लेट हुई है, मतलब नहीं लेट हो गई है। अब इसमें भी 2 चीज़ें हैं। इस जनगणना की भी थीम आपको पता होनी चाहिए और इसका आयुक्त कौन है वर्तमान में, क्योंकि ये भी आपको पता होना चाहिए आयुक्त कौन है। बात समझ रहे हैं? तो आइए इनके आयुक्त को और उनकी थीम के बारे में बात करें। आपसे पूछा जाए अगर 2011 की जो जनगणना थी उसका थीम क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2021 की जो जनगणना उसका थीम क्या है? जन भागीदारी से जन कल्याण। क्या है? जन भागीदारी से जन कल्याण, जन कल्याण याद रखना। और इसके आयुक्त आपसे पूछेगा तो मृत्युंजय कुमार नारायण नाम बताना पड़ेगा आपको। क्या नाम बताना पड़ेगा? मृत्युंजय। क्या नाम है? मृत्युंजय कुमार
नारायण। तो ये 4 पॉइंट आपको अलग से याद रखने होंगे। एक बार फिर से बात करते हैं चारों पॉइंटों के बारे में। पूछता है 2011 की जो जनगणना थी उसका थीम क्या था, तो आप बताएंगे हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। आपसे पूछा जाएगा कि सन 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे, तो आप बताएंगे साहब चंद्रमौली थे। कौन थे? चंद्रमौली थे। पूछेगा 2011 के बाद 2021 की जनगणना, उसका थीम क्या है, तो उसका थीम है जन भागीदारी से जन कल्याण। जन भागीदारी से जन कल्याण, बड़े आराम से बताएंगे। और इसके जो आयुक्त हैं वो है मृत्युंजय कुमार नारायण। जी हाँ, कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण इसके आयुक्त हैं, जो आपको याद होने चाहिए। देखिए, जब ये फाइल जो मैं आपको उस समय सब कुछ लिख के दे रहा हूँ, ये जब आपको मिलेगी तो आराम से, जैसे ये नॉर्मल पेज होगा, इसका आप प्रिंट ले लेंगे, बड़े आराम से आपसे कहानी चलेगी और इसे पूरे को मैं भी आगे बढ़ाता है इसी तरह रहेंगे। हाईलाइट मैं इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि आपकी नज़र पड़े और आप इसे पढ़ें और रिविज़न करते हुए हम हाथों हाथ चल रहे हैं, चीज़ों को पढ़ते और समझते हुए चल रहे हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं जनसंख्या का प्रशासनिक स्वरूप क्या है। किसकी बात कर लेते हैं अब हम? जनगणना के प्रशासनिक स्वरूप की बात अब हम लोग कर लेते हैं। आइए देखते हैं, एक मिनट। चलिए, जनसंख्या का प्रशासनिक स्वरूप। कैसा स्वरूप बच्चा? प्रशासनिक स्वरूप। इसकी बात कर लेते हैं। इसमें भी छोटी छोटी बातें आएंगी जो आपको याद होनी चाहिए स्टार्टिंग से ही। सबसे पहले बात होगी इसके अंदर, चलिए पेन रेड ले लेते हैं यहाँ पर। आर्टिकल 246 के अनुसार, जी हाँ, आर्टिकल 246 के अनुसार, समझना इस चीज़ को, आर्टिकल 246 के अनुसार जनगणना कराने का दायित्व, जनगणना कराने का दायित्व, जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की है। किसकी है? केंद्र सरकार की है। जो जनगणना कराने की जिम्मेदारी है आर्टिकल 246 के अनुसार, ये जिम्मेदारी किसकी है? सर जी, ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, याद रखना। ठीक है ना। अगली बात, भारत की जनगणना अधिनियम कब आया? भारत जनगणना अधिनियम कब आया था? अभी भी बात हुई थी सर, यह आया था 1948 को, अभी तो बात हुई थी। ठीक है ना, ये बात अभी हुई थी। अच्छा चलिए, ऊपर अभी एक डेट की बात हुई थी, वो डेट थी 1961। बताइए क्या हुआ था 1961 को? क्या हुआ था? तो याद रखना, जो आपका गृह मंत्रालय है, क्या है? जो आपका गृह मंत्रालय है, इसके अधीन जनगणना विभाग बनाया गया था। जनगणना विभाग बनाया गया था। कब बना था? 1961 में बना था। इसकी बात हमने अभी अभी यहाँ ऊपर भी की है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हैं, बार बार रिपीट होंगी, आप करेंगे तभी आपको इसे याद कर पाएंगे, वरना इन्हें पढ़ता बच्चा कई कई बार है, याद उसे होता नहीं है। ये बात मैं बिल्कुल बता रहा हूँ बार बार। ठीक है ना, ये बात बिल्कुल अच्छे से याद रखना। और हमने इसमें ये भी बात कर ली है कि जनगणना की अंतिम कड़ी कौन होती है? जनगणना श्रृंखला की अंतिम कड़ी कौन है? तो अंतिम कड़ी आप जानते हैं कौन है? बात हो गई है प्रंगणक, मतलब सबसे छोटा अधिकारी कौन होता है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब आइए चीज़ों को कुछ रूप में बांट लेते हैं, उस रूप को आप देखेंगे और उस पर हम लोग बातचीत करेंगे फिर। तो रूप कुछ ये है, देखिए बिल्कुल तसल्ली बख्श आप चीज़ों को पढ़े ना, जिससे कि पढ़ाई में भी आनंद आए और आपको आनंद आता ही चला जाए। ठीक है ना, आनंद आए और आनंद आता ही चला जाए, सिंपल सी बात ये है। अब यहाँ पर हम एक हिस्से में देखेंगे, मैं पेज को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ 1 मिनट के लिए, जिससे कि मैं थोड़ी लंबी लाइन इसमें खींच पाऊँ।
थोड़ी लाइन लंबी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना बच्चों। तो थोड़ी टेक्नोलॉजी सही है, लाइन अपना आप सीधी हो जाती है, वरना सीधी भी ना हो हमसे। चलिए, तो अब बात करते हैं, यहां पर हम लोग देखेंगे स्रोत को देखेंगे, ठीक है। यहां पर एक हिस्से में हम भारत की बात भी करेंगे अब, और यहां पर यूपी की बात करेंगे। अब जनगणना में हम कुछ आंकड़ों की बात करने जा रहे हैं। असल में जनगणना में कुछ आंकड़ों की हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात देखेंगे एरिया, पेन क्यों नहीं चला, जी हाँ, सबसे पहले बात देखेंगे एरिया की। अगर हम एरिया की बात करते हैं तो भारत का क्या स्थान है और यूपी का क्या स्थान है, दोनों को साथ लेते हुए चलेंगे, क्योंकि कंपैरिजन में समस्या नहीं आनी चाहिए। तो विश्व का 2.42%, 4.42% जो है भारत के पास है, और भारत का 7.33% यूपी के पास है। इसका मतलब है कि पूरे विश्व में जितना भी लैंड है उसमें भारत की योगदान कितना है, 2.42। मतलब पूरे विश्व में भारत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है, 2.42% है। और इस प्रकार से भारत 7वां बड़ा देश बन जाता है, 7th सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश बन जाता है क्षेत्रफल के मामले में। और पूरे भारत का क्षेत्रफल जितना है उसमें यूपी का क्षेत्रफल कितना है, 7.33। और इस प्रकार से जो यूपी है ये 4th बड़ा राज्य बन जाता है पूरे भारत का। बात समझ में आ गई होगी, बड़ी सीधी सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या की बात करते हैं। विश्व का 17.5% जनसंख्या भारत में है, और भारत की, याद रखना, भारत का 16.5% यूपी में जनसंख्या निवास करती है। सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के मामले में, सबसे बड़ा राज्य है। बात क्लियर है? देखो बड़े आराम से समझना, जनसंख्या की बात करें, पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में जो भारत है, पूरे विश्व में जो भारत है उसका जनसंख्या में योगदान कितना है सर, 17.5। कितना है, 17.5%। और भारत में यूपी का योगदान कितना है, 16.5। कितना है, 16.5% है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो वो पॉइंट है ग्रामीण। अब देखना है यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, ग्रामीण जनसंख्या कितनी है इसकी बातचीत करेंगे। चलिए बातचीत को देखते हैं। पॉइंट नंबर बात होगी ग्रामीण की। तो ग्रामीण जनसंख्या भारत में कितनी है, भारत में ग्रामीण जनसंख्या 68.84%। जी हाँ, ग्रामीण जनसंख्या कितनी है भारत के अंदर, 68.84% पूरे भारत में ग्रामीण जनसंख्या है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में जो ग्रामीण जनसंख्या है वो 77.7% है। याद रखना, भारत में या पूरे उत्तर प्रदेश में ग्रामीण संख्या ही सबसे ज़्यादा है। लेकिन जब ग्रामीण संख्या की बात हो रही है तो साथ में शहरी जनसंख्या की भी तो बात होनी चाहिए। शहरी जनसंख्या कितनी है, 31.16% है। कितनी है, 31.16%। लेकिन कहाँ, भारत में। और यूपी में कितनी है शहरी जनसंख्या, 22.30% है। कितनी है, 22.30% है। अब देखो इस चीज़ को हमने पढ़ लिया, हम लोग आमतौर पर ओरली से पढ़ते हैं और आगे चले जाते हैं, लेकिन कायदे में हमेशा ओरली के साथ साथ इस चीज़ से भी पढ़ना है कि ये याद हो जाए। तो एक बार इस पर बातचीत करते हैं। तो देखो मेन आपका काम इस समय अगर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देखना तो मेन फोकस उत्तर प्रदेश की तरफ हम रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत है साहब, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या 77.7% है। और शहरी कितने प्रतिशत है, 22.30% शहरी आपकी जनसंख्या यहाँ पर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए दशकीय वृद्धि की बात करते हैं। दशकीय वृद्धि की बात करते हैं इस समय हम, दशकीय वृद्धि की हम लोग बात करते हैं। तो दशकीय वृद्धि दर कितनी है, दशकीय वृद्धि दर कितनी है, दशकीय वृद्धि दर की हम बात करते हैं। तो अगर भारत की दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो 17.7% है दशकीय वृद्धि दर।
और अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की 20.22, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए बन जाता है। जी हाँ, कितनी है? 20.22 है। ये सर दर कैसी है? देखिए, जो जनसंख्या हर 10 साल में बढ़ रही है उसे दशकीय वृद्धि दर कहते हैं। तो भारत की जनसंख्या 2001 से 2011 के बीच में कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो उसका आंसर है सर 17.7% बढ़ी है, इतनी वृद्धि दर है। यूपी की जनसंख्या सन 2001 से सन 2011 तक कितने प्रतिशत बढ़ी थी? तो 20.22% बढ़ती है। और ये वाला प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। ये वाला यहाँ आपसे पूछा जरूर जाएगा कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि कितनी है। तो आप लोगों को बताना होगा कि उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि जो है वह 20.22% है। जी हाँ, 2001 से 2021 के बीच तक जो इसकी वृद्धि हुई है उसके बारे में आपसे पूछेगा तो आपको ये आंसर देना पड़ेगा कि 20.22% की वृद्धि यहाँ पर देखने के लिए मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास कैसी लग रही है आपको बताना, ये चीज़ मेहनत पसंद आ रही है या नहीं, इस चीज़ की भी चर्चा जरूर करना। देखिए, बड़ा ही सीधा सा है ये सब कुछ। जब आप जूम आउट करके इसे नॉर्मल पेज में देखेंगे तो अच्छे से दिखेगा, समझ में आएगा और पढ़ने में आनंद आएगा। अगर अभी आप क्लास पूरा लेते हैं उसके बाद जब आप इसका रिवीजन करेंगे तो ये PDF आपको मिल जाएगी। आप इसे लिंक से डाउनलोड कर लेना। और मान लेते हैं किसी कारण आप लिंक से डाउनलोड नहीं कर पाते हैं इस क्लास को, तो आप इस नंबर पर एक बार मैसेज कर देना यूपी की PDF और आपको वो PDF मिल जाएगी। मैं नंबर यहाँ लिख देता हूँ एक बार अपना, 9917059299। तो इस नंबर पर एक बार आप व्हाट्सएप लिख देना और लिख देना यूपी PDF, तो आपको ये PDF मैं आपको व्हाट्सएप पर भी प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिलहाल एक बार इसका रिवीजन तौर पे देखते हुए चलते हैं, कोई बात नहीं है इसमें। सबसे पहले हमने बात करी एरिया के हिसाब से हम सिर्फ यूपी को हाईलाइट करेंगे, यूपी की ही हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो भारत के क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है सर? 7.33% है। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितने प्रतिशत है पूरे भारत की? 16.5% है। ये आंकड़े आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 77.7% ग्रामीण जनसंख्या है। और शहरी जनसंख्या की बात करें तो वह 22.30% है। और उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है, दशकीय वृद्धि, वह कितने प्रतिशत हुई है? 20.22% हुई है। 2001 से 2011 के बीच की ये बात है। आई होप ये क्लास में आपको आनंद आ रहा हो और सब चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। आगे की तरफ बढ़ते हैं और फिर बात करते हैं। चलिए, पुरुषों की दशकीय वृद्धि कितनी है? देखिए, बात होगी यहाँ पर पुरुषों की दशकीय वृद्धि की। जी हाँ, दशकीय वृद्धि कितनी है पुरुषों की? तो अगर हम भारत के सेंस में बात करें तो पूरे भारत में 17.1% पुरुष बढ़े। जी हाँ, कितने? 17.1%। जबकि उत्तर प्रदेश में ये प्रतिशत 19.31% है, 19.31% है। याद रखना है, उत्तर प्रदेश में पुरुषों का दशकीय वृद्धि कितनी है? 19.31। जबकि अगर पुरुषों के बाद महिलाओं की अगर हम बात करते हैं, दशकीय वृद्धि की ही बात करते हैं, तो भारत में हुई है 18.3% की वृद्धि। और उत्तर प्रदेश में यह वृद्धि हुई है 21.23 की वृद्धि। तो याद रखना, यहाँ से प्रश्न जब बनता है ना तो बच्चा एक दूसरे का क्लास के अंदर मुंह देखता है, बड़े आराम से मुंह देखता है कि ये हो क्या गया। और बच्चे शक्लें ऐसी बना लेते हैं उस समय कि जैसे कि इन्हें याद ही था और ये भूल गए हैं बस अभी अभी। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, जब बच्चे राइटर को पढ़ता है ना, सरसरी तौर पर पढ़ के निकल जाता है, टिक कर नहीं पढ़ना चाहता। उसे लगता है कि कम समय में मैं ज़्यादा पढ़ लूँ तो ज़्यादा अच्छा सा रहेगा। कम समय में ज़्यादा ना पढ़ें, कम समय में कम ही पढ़ें, लेकिन जितना पढ़ें वो याद हो जाए। तो देखो, यहाँ पर 3 पॉइंट सामने आ रहे हैं। तीनों पॉइंटों को एक नज़र में मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। 3 पॉइंट सामने आ रहे हैं, ये तीनों पॉइंटों को देखो। ये कह रहा है कि जो उत्तर प्रदेश है, यूपी है हमारा, ठीक है ना, तो इसमें वृद्धि हुई है। कैसी वृद्धि हुई है? दशकीय वृद्धि। वो वृद्धि कितनी हुई है? 20.22। अब ये इतनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इस वृद्धि में महिला भी होंगी और
पुरुष भी होंगे, मेल होंगे और फीमेल भी होंगे। तो मेल कितने प्रतिशत बढ़े हैं, यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी में मेल बढ़े हैं 19.31% और फीमेल बढ़ी हैं 21.23%। तो ये चार्ट आपको पूरा याद होना चाहिए। देखो पुरुष कितने बढ़े 19.31% और जबकि महिलाएं कितनी बढ़ी हैं 21.23%। इस सब चीज़ों को आपको याद करना है, बहुत ही अच्छे से याद करने की कोशिश करनी है। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना, पॉइंट टू पॉइंट हम इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। अब सर्वाधिक वृद्धि दर, बात हो रही है सर्वाधिक वृद्धि दर की। तो सर्वाधिक वृद्धि दर अगर हम भारत में देखें तो वो हुई मेघालय में। मेघालय में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर पाई गई है और वो वृद्धि दर है 27.9% की। बात करें कि यूपी में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है जनसंख्या में, तो वो हुई है गौतम बुद्ध नगर में। जी हाँ, और वो कितने प्रतिशत है, 49.1% है। ऑलमोस्ट 50% की जनसंख्या में वृद्धि 10 साल के अंदर। आप समझ सकते हैं कितने भयंकर तरीके से यहाँ पे वृद्धि देखने के लिए मिली है। अब ये बात करेगा न्यूनतम की, किसकी बात होगी, न्यूनतम वृद्धि दर की। तो न्यूनतम वृद्धि दर में अगर भारत में बात करें तो नागालैंड है, ठीक है ना, नागालैंड है। और नागालैंड में जो वृद्धि हुई है बच्चों वो 0.6% हुई है, वो भी माइनस में, मतलब लोग कम हुए हैं यहाँ पर। कहाँ पर, नागालैंड में। और उत्तर प्रदेश में सबसे कम वृद्धि कहाँ हुई है, कानपुर नगर में हुई है। कहाँ हुई है, कानपुर नगर में। कितने प्रतिशत की हुई है, केवल 9.9% की वृद्धि यहाँ देखी गई है। तो ये दोनों पॉइंटों को एक बार बातचीत के जरिए हम लोग और ज़्यादा सुचारू रूप से देखते हैं। देखिए बात हो रही है कि सबसे ज़्यादा वृद्धि उत्तर प्रदेश में कहाँ हुई है, तो आप बताएंगे गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखने के लिए मिली है। कहाँ पर, गौतम बुद्ध नगर में। जी हाँ, कहाँ देखने के लिए मिली है सर जी, गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखने के लिए मिली है। और सबसे कम वृद्धि कहाँ देखने के लिए मिली है यूपी में, सर जी कानपुर नगर में देखने के लिए मिली है। इन दोनों पॉइंटों को याद रख लेना बहुत अच्छे से। गौतम बुद्ध नगर में जो 10 की वृद्धि हुई है वो 49.1% हुई है, जबकि कानपुर नगर में जो वृद्धि हुई है केवल 9.9% के रूप में हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये लाइन थोड़ी लंबी कर लेते हैं। ओहो, ऑटोमेटिक से भी गलती खींच दी लाइन हमने तो। चलिए कोई नहीं, अब सीधी आएगी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक की बात हमारी पूरी हो जाती है। देखो हमारे लिए जो एक रोल है ना, इस चीज़ को समझना। चलिए हाँ, थोड़ी सी लाइनें मैं मिटाता हूँ, रुकेंगे। अगर हम यहाँ पर एक बात करें गौतम बुद्ध नगर को, थोड़ा सा ले लेते हैं। चलिए गौतम बुद्ध नगर को, अगर हम गौतम बुद्ध नगर को लेकर थोड़ी सी बातचीत करते हैं तो जो ये गौतम बुद्ध नगर है, चलिए ये बहुत सारी चीज़ों में सबसे पहली बात है, गौतम बुद्ध नगर को आप लोग नोएडा के नाम से जानते हैं। ये मैं आपको बता दूं किस नाम से जानते हैं, नोएडा के नाम से आप इसे जानते हैं। यहाँ का न्यूनतम लिंग अनुपात कहाँ का है, तो वो गौतम बुद्ध नगर का है। न्यूनतम लिंग अनुपात कहाँ का है, गौतम बुद्ध नगर का है। गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर में है। क्या है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ पर है सर जी, गौतम बुद्ध नगर में है। देखिए गौतम बुद्ध नगर की खासियत चल रही है फिलहाल, है ऐसा समझ लीजिए। पूछे सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पर है, सर्वाधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर में है। पूछा जाएगा सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कहाँ पर हुई है, तो गौतम बुद्ध नगर में हुई है। ये चारों चीज़ें गौतम बुद्ध नगर के बारे में आप लोग याद रखना। सबसे कम लिंग अनुपात गौतम बुद्ध नगर, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता गौतम बुद्ध नगर, सर्वाधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि गौतम बुद्ध नगर। याद रखना गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा साक्षरता
गौतम बुद्ध नगर की है, इस चीज़ को याद रखना। सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षर कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में, लेकिन महिला साक्षर नहीं है, इस चीज़ का याद रखना। महिला कानपुर की सबसे ज़्यादा साक्षर है, ठीक है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कहाँ हुई है? गौतम बुद्ध नगर में हुई है, इस चीज़ को याद रखना। न्यूनतम लिंग अनुपात कहाँ का है? सब जो गौतम बुद्ध नगर का है, चीज़ों को याद रखना। गौतम बुद्ध नगर है क्या वास्तव में, जिसे आप नोएडा के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट मैंने आपको थोड़े से इसलिए बता दिए क्योंकि हमेशा बने रहते हैं चर्चा में। चलिए लाइनिंग वापस खींचते हैं और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। लाइनिंग टेढ़ी मेढ़ी मेरी होंगी, कोई बात नहीं है, हमें पढ़ने से मतलब है, लाइन तो चलती ही रहती है। तो चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं, जनघनत्व की बात करते हैं। कुछ बच्चों को ये भी होगा सर ये न्यूनतम लिंग अनुपात, अभी आगे चल के चर्चा होगी तब इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं जनघनत्व की। घनत्व की बात करते हैं तो जनघनत्व हमारे लिए, भारत का जनघनत्व कितना है इस समय? भारत की बात करते हैं तो 382 भारत का जनघनत्व है, प्लस 57, ये 57 क्या है इस पर भी चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है? 829 है, प्लस 139, इस पर हम बात करेंगे। अब ये सर प्लस 39 और प्लस 57 क्या है? देखो पहले जनघनत्व को समझो, जनघनत्व क्या चीज़ होती है? सर जनघनत्व होता है प्रति 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर वर्ग, 1 किलोमीटर 1 किलो वर्ग किलोमीटर में, मतलब कि 1 किलोमीटर ऐसे, 1 किलोमीटर ऐसे, 1 किलोमीटर ऐसे, 1 किलोमीटर ऐसे, ये होता है 1 वर्ग किलोमीटर। कितना होता है? 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, कितने लोग रह रहे हैं, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, इस चीज़ को हम जनघनत्व बोलते हैं। तो भारत का जो जनघनत्व है वो 882 है। अब इसमें भी दो चीज़ें देखोगे आप, 2001 और 2011 दोनों जनघनत्व आपको याद होने चाहिए। इसका मतलब है कि 2011 में तो जनघनत्व 382 है, लेकिन 2001 में कितना था? तो उसमें आप इस चीज़ को देखोगे प्लस 57 हुआ है, इसका मतलब माइनस करके लिख देना कितना था। उसी प्रकार से 2001 में कितना था जनघनत्व यूपी का, और सन 2011 में कितना है यूपी का जनघनत्व, इस चीज़ को भी आप देखेंगे। तो यूपी का जनघनत्व 2011 में तो 829 है, और ये कितना बड़ा 139। तो इसका मतलब ये जनघनत्व 2001 में कितना था? तो 829 में से ये 139 घटा दो, पता चल जाएगा कितना था। 9 में से 9 गए 0, हासिल ले लिया यहाँ 12, 12 में से 3 गए तो 9, 790। चलिए आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। इस चीज़ को आप लोग समझ जाएंगे, अपना आप घटा लेंगे और जोड़ लेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ का है? सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ का है? तो सर्वाधिक जनघनत्व है बिहार का। भारत में बात करें तो बिहार का जनघनत्व है 1106, और उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कहाँ का है? तो गाजियाबाद का है। कहाँ का है? गाजियाबाद का है। गाजियाबाद का जनघनत्व 3971 है, इस चीज़ को ओरली याद रखना। न्यूनतम जनघनत्व कहाँ का है? कहाँ का न्यूनतम जनघनत्व कहाँ का है? तो भारत में बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश का अरुणाचल प्रदेश, इसका जनघनत्व है 17। और भारत के बाद यूपी की बात करें तो यूपी में है ललितपुर का जनघनत्व सबसे कम है, और वो सबसे कम है 242। बात समझे? ये दोनों तीनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आओ बात करते हैं एक बार इन्हें याद करने से। सबसे पहले बात करते हैं कि जनघनत्व कितना है यूपी का। तो यूपी का जनघनत्व है इस समय 829। बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जनघनत्व कहाँ का है? तो वो है गाजियाबाद, और वो कितना है? 3971 है। सबसे कम जनघनत्व यूपी में कहाँ पर है? ललितपुर में, और वो कितना है? 242 है यूपी का जनघनत्व। बात याद रहेगी कि पूरे यूपी की बात करें तो 829 है जनघनत्व, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं उसकी बात है। सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ का है? उत्तर प्रदेश में सर गाजियाबाद का 3971 है, और ललितपुर का सबसे कम है जो कि 242 रहता है मात्र। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये छोटी छोटी चीज़ों को माइंड के अंदर रखे हुए चलोगे तभी जाके कुछ काम बन पाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। घनत्व की बात हो गई, अब बात करते हैं लिंग अनुपात की। आइए देखते हैं। देखो ऐसे सीधी सीधी चीज़ को बना लेना, पेपर का प्रिंट आउट निकाल लेना, नोट करोगे तो और ज़्यादा अच्छी बात है।
PDF से डायरेक्ट नोट कर लेना, क्लास के चलते चलते नोट कर लेना, मर्ज है आपका। पर यह डिटेल मैं आपको यहाँ सारी दे दूंगा आज, देखिए ना, सारी डिटेल दे देंगे, आपको आनंद आएगा। एक ही ग्लैंस में, एक ही बार में आप ये सब चीज़ें पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे। बात करते हैं लिंग अनुपात की। अब बात करते हैं लिंग अनुपात। लिंग अनुपात, तो भारत का लिंग अनुपात कितना है सर? भारत का जो लिंग अनुपात है 943 है। जी हाँ, और ये पिछली बार से 10 ज़्यादा है। बात समझ जाएंगे। 2011 में और 2001 में कंपेयर किया हम लोग यहाँ पर बात को, इसे लेके चल रहे हैं। मतलब 2011 में कितना है? 943 है। अब 2001 में कितना था सर? 10 ज़्यादा हुआ है, 10 बढ़ा है, इसका मतलब 2001 में 933 रहा होगा। इस तरह से इसे लिंग अनुपात को आप बात कर सकते हैं। मेन बात है उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है, तो 912 है, और ये पिछली बार से कितना बढ़ा है? 14 पॉइंट बढ़ा है। तो इससे मैं ये कह सकता हूँ कि 2001 में कितना था और 2011 में कितना है। तो 2011 का लिंग अनुपात 912 है, इसका मतलब 2001 में कितना था? 9 में से 12 की घटा देना, 898 यहाँ पर आ जाएगा। वो आप कर लेना अपने आप। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी। अब ये तो लिंग अनुपात हो गया भारत का 943 से, मोटा मोटा बात करें, और उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात 912 है। इस चीज़ को भी याद रखना कि 912 है, लेकिन कितना बढ़ा? 14 पॉइंट बढ़ के आया है, 14 बढ़ा है। इसका मतलब 2001 में कितना था? 898 था। क्वेश्चन इसी तरह से आपसे चकरा देगा, आपको क्वेश्चन दे देगा, देखना समझना। आप सोच रहे होंगे सर इतना डीप क्यों याद करना? अरे भैया क्वेश्चन बड़ा घुमा फिरा के आ रहा है। क्वेश्चन की आप देखेंगे, जब चीज़ को समझेंगे और आप पाएंगे, क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा एग्जाम के अंदर। एक क्वेश्चन बड़ा मासूमियत से आपसे पूछ लेगा, बताइए सन 2011 और 2001 के लिंग अनुपात में कितना अंतर था यूपी की नज़र से। मतलब यूपी में 2011 और 2001 के लिंग अनुपात में कितना अंतर है, तो आपको बताना पड़ेगा 14 का अंतर है, 14 का अंतर है। ये कह रहा हूँ मैं इतनी देर से। इसलिए क्वेश्चन को थोड़े से अच्छे से याद करने की कोशिश करें, डिटेल को थोड़ा सा समझें, इसे वक्त दें। ऐसा नहीं सर सही तौर पे पढ़ लिया कि पढ़ा था, सब भूल जाते हैं बेटा। जब वहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं, चारों एक जैसे लगते हैं। तो शिशु लिंग अनुपात की बात कर लेते हैं। शिशु मतलब छोटे बच्चे। छोटे बच्चे आते हैं, किस एज ग्रुप का बच्चा लिया जाता है? लिंग अनुपात, शिशु लिंग अनुपात। मैं आपको बता दूं 0 से 6 ईयर तक के बच्चों को इसके अंदर लिया जाता है। तो बच्चों का लिंग अनुपात कितना है भारत का? 919 है, जो पिछली बार से 8 कम है। इसे अपने आप सेंस कर लेंगे अब आप लोग। और उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात 902 है, शिशु लिंग अनुपात, जो कि 14 कम है पिछली बार से। इसे याद करना आसान है, 14 वहाँ बढ़ा है, यहाँ पर कम हुआ है, सीधी सी बात है। तो उत्तर प्रदेश में शिशु लिंग अनुपात कितना है सर? 902 है, जो पिछली बार से 14 कम है। भारत का लिंग अनुपात कितना है? 919 है शिशु लिंग अनुपात। और आजकल लिंग अनुपात नहीं पूछकर शिशु लिंग अनुपात पूछ रहा है। क्वेश्चन आएगा उत्तर प्रदेश में शिशु लिंग अनुपात 2011 के हिसाब से कितना है, तो आपको बताना होगा 902 है। बच्चे जल्दबाजी में 912 मत लगा देना, गलत हो जाएगा आंसर, अभी बता रहा हूँ, ठीक है ना। सर्वाधिक लिंग अनुपात कहाँ पर है? सर्वाधिक लिंग अनुपात, लिंग अनुपात, कुछ बच्चों को लिंग अनुपात नहीं पता होगा, तो मैं उन्हें बता दूं। देखिए हमेशा लिंग अनुपात में लड़के जो हैं उन्हें माना जाता है 1000, और लड़कियों का अनुपात बताया जाता है। किसका बताया जाता है? लड़की का अनुपात बताया जाता है। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं कि भारत में लिंग अनुपात कितना है? 943, 943 है। तो इसका मतलब है कि 943 लड़कियां हैं अगर 1000 लड़के हैं तो। बात समझ में आई ना? इसका मतलब लड़कियां कम हैं। बात क्लियर है? अब यहाँ पे पूछा गया सर्वाधिक लिंग अनुपात। इस चीज़ को समझ गए होंगे आप लोग बड़े आसानी से, ठीक है ना। 1000 लड़के माने जाते हैं, फिर लड़कियों को काउंट किया जाता है कि कितनी है। 1000 लड़के हैं तो लड़कियाँ कितनी है? 943 है। इसका मतलब लड़कियाँ कम हैं। मतलब अगर 1000 लड़के हैं पूरे भारत में तो लड़कियाँ कितनी है? 943, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है सर्वाधिक लिंग अनुपात। सर्वाधिक लिंग अनुपात का मतलब है जहाँ पर लड़कियाँ ज़्यादा हैं। तो पूरे भारत में अगर हम बात करें तो सर्वाधिक लिंग अनुपात आता है केरल का। किसका आता है? केरल में। और केरल का लिंग अनुपात है 1084। इसका मतलब है केरल में अगर 1000 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी? 1084, मतलब लड़कियां ज़्यादा हैं केरल के अंदर। उत्तर प्रदेश में ऐसा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में ऐसा बच्चा जौनपुर में है। जौनपुर का लिंग अनुपात 1024 है, मतलब जौनपुर में लड़कियाँ ज़्यादा हैं लड़कों के मुकाबले। बात समझ में आ गई होगी। अब जब ज़्यादा की बात कर रहा है तो कम की बात भी आप से ही करेंगे। ज़्यादा की बात हो रही है तो कम की बात भी आप ही लोगों से होगी। तो न्यूनतम लिंग अनुपात कहाँ का है? न्यूनतम लिंग अनुपात, लिंग
अनुपात, न्यूनतम लिंग अनुपात कहाँ का है बच्चों? अब बताइए। न्यूनतम लिंग अनुपात है प्यारे बच्चों हरियाणा का। कहाँ का है? हरियाणा का लिंग अनुपात है न्यूनतम। कितना है? 879। इस गिनती को याद रखना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में कहाँ का है लिंग अनुपात न्यूनतम? गौतम बुद्ध नगर का न्यूनतम लिंग अनुपात है और वो है 851। इस गिनती को याद रखना पड़ेगा। बातचीत कर लेते हैं एक बार रिवीजन के तौर पर। अगर हम लिंग अनुपात की देखिए, लिंग अनुपात की बात करते हैं तो अब मैं केवल यूपी पर हाईलाइट करूंगा, बात समझते रहना। यूपी का लिंग अनुपात कितना है सर? 912 है। यूपी का लिंग अनुपात कितना है? 912 है। और शिशु लिंग अनुपात की बात करें तो वो 902 है। भारत के उत्तर प्रदेश में जौनपुर एकमात्र ऐसा, सॉरी सर एकमात्र नहीं है, और भी राज्य हैं और भी जिले हैं ऐसे। यूपी का कौन सा जिला है जिसका लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है? जौनपुर का लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा अच्छा है, 1024 है। सबसे बेकार लिंग अनुपात उत्तर प्रदेश में कहाँ का है? गौतम बुद्ध नगर का है। वो कितना है सर? वो है आपका 851। बात क्लियर है? मतलब अगर हम गौतम बुद्ध नगर की बात करें, 1000 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हैं? 851, मतलब 149 कम है आपका। बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये हमसे पूछेगा नेक्स्ट पॉइंट में, सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात, सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात कहाँ का है? इसी प्रकार से पूछेगा न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात कहाँ का है? तो सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात है अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है? 972 है। शिशु लिंग अनुपात की बात हो रही है। और यूपी की बात करते हैं तो वह है बलरामपुर का है, बलरामपुर का है। तो सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात उत्तर प्रदेश में कहाँ है? बलरामपुर का है और वो कितना है? 950 है। बात क्लियर है? न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात कहाँ का है सर? ये हरियाणा है, हरियाणा है। क्या है सर? हरियाणा। हरियाणा का शिशु लिंग अनुपात कितना है सर? केवल 834 है। बहुत ही दयनीय स्थिति है। और उत्तर प्रदेश में कौन सा है? बागपत है और इसकी स्थिति 841, बहुत दयनीय है। तो देखो लिंग अनुपात को भी आप बहुत अच्छे से समझेंगे। तो मैं एक बार थोड़ा सा हेडिंग डालकर आपको यूपी का लिंग अनुपात पर गौर करवाता हूँ। यूपी लिंग अनुपात, लिंग अनुपात किसकी बात हो रही है बच्चों? यूपी के लिंग अनुपात की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? यूपी के लिंग अनुपात की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब देखो जो बात यहाँ पे हम कर रहे हैं तो यूपी का जो लिंग अनुपात है सर वो 912 है। यूपी का एक लिंग अनुपात 902 भी है, पर यह लिंग अनुपात शिशु दर का है। किसका है? शिशु का है। ये बात समझ में आ रही होगी। अब यूपी के लिंग अनुपात की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो सर्वाधिक है, इसमें जो सर्वाधिक है वो जौनपुर का है और जौनपुर का लिंग अनुपात है 1024। जो सबसे कम है वो आपका गौतम बुद्ध नगर का है। किसका है? गौतम बुद्ध नगर का है और वो कितना है? 851 है। कितना है? 851 है। शिशु की भी अगर हम बात करें तो शिशु में सर्वाधिक लिंग अनुपात बलरामपुर का है, बलरामपुर का है और वो कितना है सर? 950 है। जबकि सबसे कम न्यूनतम किसका है सर? बागपत का है। किसका है? बागपत का है और वो कितना है? 841 है। ये सारे नंबर आपको याद होने चाहिए। मैं ये बार बार आपसे कह रहा हूँ, ये जो है आपको नंबर याद होने चाहिए, इसके नंबर याद होने चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसी रफली पढ़ लोगे और नंबर याद नहीं होंगे तो बहुत समस्या एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके पास बन जाएगी। ये नंबर आपको याद होना चाहिए ही चाहिए, हर हालत में याद होना चाहिए। तो आई थिंक ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब एक बार फिर से थोड़ी सी लाइनें खींच लेते हैं ना, कोशिश करते हैं थोड़ी सीधी लाइनें खींचें। एक बार भी लाइनें सीधे नहीं खींच पा रही हैं। चलिए ऑलमोस्ट सीधी लाइन, और एक ये भी सीधी लाइन है। चलिए अब बात कर लेते हैं साक्षरता को लेकर, बात कर लेते हैं साक्षरता को लेकर। चलिए साक्षरता की बात करते हैं तो साक्षरता, भारत की साक्षरता में अगर हम बात करते हैं तो भारत में 74% साक्षरता को हासिल किया हुआ है। कितनी? 74 को। और उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है प्यारे बच्चों? ये है 67.70। ये उत्तर प्रदेश की साक्षरता है।
अब सब सर्वाधिक साक्षरता की बात करते हैं। सर्वाधिक साक्षरता, तो भारत में सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा साक्षरता गौतम बुद्ध नगर की है। अब इस चीज़ को याद रखना। बात होगी न्यूनतम साक्षरता की, तो बिहार भारत में सबसे कम साक्षर है और उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षर है श्रावस्ती। इस चीज़ को याद रखना। उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? सर जी श्रावस्ती है। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जिला कौन सा है? सर गौतम बुद्ध नगर है। पुरुष साक्षरता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पुरुष साक्षरता की अगर हम बात करते हैं तो पुरुष भारत के अंदर 80.9% पढ़े लिखे हैं, जबकि यूपी में 77.30 पुरुष पढ़ा लिखा है। महिला साक्षरता की अगर हम बात करते हैं, महिला साक्षरता की बात करते हैं तो सिर्फ 64.6% और यूपी में तो हालात और भी बुरे हो जाते हैं। 57.20% महिला पढ़ी लिखी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। पुरुष कितना पढ़ा लिखा? 77.7 और टोटल कितनी है? 67.70। तो ये बात हो जाती है इस तरह से। बात कर लेते हैं एक बार फिर। चलिए, उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है? 67.7। ये उत्तर प्रदेश की साक्षरता है। उत्तर प्रदेश का सबसे पढ़ा लिखा जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। सबसे अनपढ़ जिला कौन सा है? श्रावस्ती, मतलब जहाँ पर साक्षरता सबसे कम है। पुरुष कितना साक्षरता है उत्तर प्रदेश का? 77.30। और महिला कितनी साक्षरता है? वो है आपकी 57.20। इन सब में बता दूं महिला वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये कई बार आया हुआ भी है डायरेक्ट एग्जाम के अंदर, तो आपको ये याद होना चाहिए ही चाहिए। साक्षरता का मतलब क्या होता है, इसे भी थोड़ा सा समझ लो। सर जी साक्षरता का मतलब क्या होता है? साक्षरता का मतलब होता है जो किसी भी भाषा में पढ़ व लिख सके। इसका अर्थ होता है जो किसी भी भाषा में पढ़ व लिख सके। पढ़ व लिख सके, बात समझना, पढ़ व लिख सके। इसी चीज़ को आप लोग क्या कह देते हैं? साक्षर कह देते हैं कि वह व्यक्ति साक्षर है। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा जो क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, बहुत ही धांसू क्वेश्चन है। ये बताइए कि कोई साक्षर है या नहीं? कोई व्यक्ति साक्षरता में आएगा या नहीं? साक्षरता में आएगा या नहीं आएगा, उसके लिए एज का निर्धारण क्या है? मतलब ऐसा समझो, अगर हमारे यहाँ समझना ये है कि हमारे यहाँ साक्षरता की एज कितनी है, आयु कितनी है। कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति साक्षर किस एज के बाद माना जाएगा। ऐसे क्या, मान लो 3 साल का कोई बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, 3 साल का कोई बच्चा है, और 3 साल का बच्चा साक्षर तो हो ही नहीं सकता। 3 साल का बच्चा साक्षरता में तो आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि 3 साल का बच्चा तो बेचारा कुछ पढ़ेगा ही नहीं। तो क्या इससे हमारी साक्षरता बढ़ेगी या कम होगी? तो इसका मतलब है कि किस एज का व्यक्ति को साक्षरता या असाक्षरता में रखा जाता है। तो अपने यहाँ जो एज है वो 7 साल है। कितनी है? 7 साल। मतलब अगर 7 साल का कोई व्यक्ति साक्षर नहीं है तो वह असाक्षर माना जाएगा। मतलब 7 कहने का मतलब है 7 साल के बच्चे को पढ़ना और लिखना एक किसी न किसी भाषा में आना चाहिए, चाहे वो भाषा तमिल हो, हिंदी हो, उर्दू हो, कोई सी भी हो। अगर कोई बच्चा 6 साल का है, समझना इस चीज़ को, कोई बच्चा 6 साल का है और उसे पढ़ना लिखना नहीं आता, तो इससे हमारी साक्षरता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आई? तो साक्षरता के लिए अपने यहाँ एज कितनी है? 7 साल है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कितना है? अंतर्राष्ट्रीय मानक कितना है? इस चीज़ का भी ज़रा ध्यान देना। अंतर्राष्ट्रीय मानक कितना है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षर मानक कितना है? एज का 5 साल है। बात सही है ना? हमारे यहाँ 2 साल ज़्यादा ले रखा है मानक को। अगर भाई साहब 2 साल कम कर दें तो ये और भी ना आए। बात समझ में आ गई होगी ना? ये वाला पॉइंट बहुत ही मेन है। कभी प्रश्न बनता है कि भारत में साक्षरता की मानक एज कितनी है, तो आप बताएंगे 7 साल, और अंतर्राष्ट्रीय कितनी है? 5 साल। तो इस चीज़ को भी बहुत अच्छे से ज़रा देखेंगे आप लोग, ठीक है? कभी गड़बड़ कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम जो बात करेंगे वो सिर्फ यूपी के साइंस में बात करेंगे। अब हम यहाँ पर भारत की बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। जहाँ पर इंपॉर्टेंट था वहाँ मैंने भारत के लिए भारत को भी साथ में लेके चले। फिलहाल हम बात करेंगे अब केवल उत्तर प्रदेश की, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे रहेंगे जो केवल उत्तर प्रदेश के लिए ही माने जाएंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के साइंस में। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के साइंस में। अब हम लोग तो आइए निपटाते हैं इस कहानी को भी, और यहाँ पर हम लोग इस बात को देखते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट है, सबसे पहले यूपी के साइंस में जो भी बात होगी वो पहली बात ये समझ लेना, यूपी के साइंस में ही बात होने वाली है। सिर्फ किसके साइंस में बात होने वाली है? सिर्फ और सिर्फ यूपी के साइंस में बात होगी। चलिए, तो एससी जनसंख्या, यूपी की बात करेंगे। एससी, यूपी में हम बात करेंगे एससी जनसंख्या की। किसकी बात करेंगे? एससी जनसंख्या की। तो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अंदर आपको बताना है कि एससी जनसंख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो एससी जनसंख्या है वो 20.69% एससी निवास करते हैं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा एससी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एससी कौशाम्बी में है। कहाँ पर है? कौशाम्बी में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम एससी कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में? देखो कौशाम्बी के लिए तो माफ़ करना, छोटी सी गड़बड़ है। कौशाम्बी में सबसे ज़्यादा तो है, पर किसके मामले में? प्रतिशत के मामले में। किसके मामले में? प्रतिशत के मामले में। इस चीज़ को ज़रा नोट करना, प्रतिशत के मामले में सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो कौशाम्बी में है। लेकिन अगर सीधे सीधे देखें तो सीतापुर में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। सीतापुर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, मतलब एससी को अगर गिनती में देखें तो सीतापुर में सबसे ज़्यादा है। कहाँ पर? सीतापुर में। एक बार मैं इसे थोड़ा सा रफ करके साफ लिख देता हूँ, सीतापुर। और प्रतिशत में देखें तो कौशाम्बी में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। दो आंसर होंगे। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा एससी कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में, पूछा जाए एससी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में कहाँ है, तो दो जगह के नाम आएंगे। एक नाम आएगा आपके सामने प्यारे बच्चों कौशाम्बी का, और एक नाम आएगा सीतापुर का। ठीक है, दोनों में ही ज़्यादा है, पर अंतर क्या है कि कौशाम्बी में प्रतिशत के रूप में ज़्यादा है और यहाँ पर जनसंख्या के रूप में ज़्यादा है। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आती होगी कि जनसंख्या का मतलब क्या है। यहाँ पे गिनती में ज़्यादा है, यहाँ पे प्रतिशत में ज़्यादा है, इसका मतलब ये होता है। आई थिंक ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। अगर हम बात करते हैं यूपी में एसटी, यूपी में कौन? एसटी की अगर हम बात करें तो यूपी में एसटी है कितने प्रतिशत? 0.57% यूपी में केवल एसटी है। किधर? कौन? एसटी। और इसमें भी एसटी, देखो बात समझना, यहाँ भी एसटी दो जगह है हमारे यहाँ। एक बात याद रखना, सोनभद्र में, और दूसरा याद रखना सोनभद्र में। सर ये क्या मतलब है? जी हाँ, देखो प्रतिशत के मामले में भी एसटी सबसे ज़्यादा कहाँ रह रहे हैं? सोनभद्र में रह रहे हैं। और जनसंख्या के मामले में भी सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ रह रहे हैं? सर जी सोनभद्र में रह रहे हैं। यहाँ पर एससी की तरह अलग अलग आंसर नहीं है। देखो एससी की जनसंख्या कौशाम्बी में प्रतिशत में अधिक है, वैसे सीतापुर में अधिक है, लेकिन एसटी सोनभद्र में ही पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, चाहे प्रतिशत में हो चाहे जनसंख्या में हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा याद करना इसे आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए सबसे पहले। चलिए देखते हैं आगे की तरफ। देखिए वैसे टॉपिक लगभग पूरा है, लेकिन इस टॉपिक के बीच में से कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो हमने पढ़ा, इसी में से कुछ क्वेश्चंस ऐसे बन जाते हैं जिनका आंसर हमें नहीं पता होता। जैसे आमतौर पर आप क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि यूपी में एससी जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो आप आंसर देंगे सर सीतापुर में है। कहाँ है? सीतापुर में। लेकिन वो पूछने लगे कि दूसरे नंबर पर कौन सा जिला आता है, तो आपका खेल यहाँ ख़त्म हो जाएगा। तो आइए इसी बारीकी को
अब यहाँ देखते हैं, जो आपने पढ़ा है अधिकतर टॉपिक वही होंगे, अधिकतर पॉइंट वही होंगे, बस थोड़े बड़े लेवल पर यहाँ पर आप उन्हें देखेंगे। जैसे कि आओ देखते हैं एक बार। चलिए, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बात करते हैं। यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, यूपी की जनसंख्या, यूपी की जनसंख्या। अब देखिए यूपी की, ओके एक सेकेंड, यूपी की जनसंख्या, चलिए अब नाउ इसके लिए। अब देखिए यूपी की जनसंख्या को आप यहाँ पर दो तरीके से नोट आउट करेंगे। एक होगा शीर्ष, एक होगी बात शीर्ष पर और एक बात होगी न्यून पर। दोनों का अर्थ आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। शीर्ष का मतलब क्या है, न्यून का मतलब क्या है, ठीक है ना। शीर्ष पर मतलब कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बात करें तो शीर्ष पर कौन सा राज्य है, सॉरी कौन सा जिला है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या आप पाएंगे वो पाएंगे प्रयागराज में, प्रयागराज। यहाँ प्रयागराज की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर आता है मुरादाबाद, कि मुरादाबाद की जनसंख्या दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा है। और तीसरे नंबर पर आता है आपका गाज़ियाबाद, जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। ये तीनों आपको क्रम से याद होने चाहिए कि सबसे ज़्यादा प्रयागराज, दूसरे नंबर पर मुरादाबाद, तीसरे नंबर पर गाज़ियाबाद। और अगर हम बात करते हैं उससे आगे की न्यून कोण की, सॉरी न्यून कोण निकल गया मुझसे, मैथ की भाषा निकल गई है, बात होगी कि न्यून मतलब कम कहाँ की है, तो सबसे कम जनसंख्या है महोबा की, महोबा। उसके बाद है चित्रकूट की, फिर है हमीरपुर की। तो जब भी आपसे पूछेगा सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है, तो आप बताएंगे सर महोबा की है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है, सर महोबा की है। उसके बाद कम कहाँ की है, सर उसके बाद कम है चित्रकूट की है। इसके भी बाद कम कहाँ की है, सर हमीरपुर की है। तो ये टॉप 3 याद हो गए, इधर ही आपको टॉप 3 इतना तो याद होना ही चाहिए। आमतौर पर लोग टॉप 5 की सलाह देते हैं, पर एटलीस्ट टॉप 3 भी याद होंगे तो आप अपने आप को मझधार से निकाल लेंगे, अपने आप चीज़ों को समझ जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो कि सबसे ज़्यादा है, अगर हम बात करें इन्हें जिला वाइज, किस ज़िले में सबसे ज़्यादा, किस में सबसे कम है, तो आप इस चार्ट को आँखों के अंदर बसा लेना। अब इसी में हम लोग देखते हैं टॉपिक नंबर 2, उत्तर प्रदेश की वृद्धि दर के हिसाब से इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि के हिसाब से हम इसे देखेंगे। अभी इसके हिसाब से देखेंगे, उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि के हिसाब से भी हम इसे अभी देखेंगे। यूपी की दशकीय वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर पर देखेंगे तो हम पाएंगे कि कौन कौन से जिले यहाँ पर आते हैं। शीर्ष पर कौन सा जिला आता है और सबसे नीचे अर्थात न्यून पर कौन सा जिला आता है, ठीक है। और समझते हैं। तो शीर्ष पर जो जिले आ रहे हैं किसके मामले में, यूपी की दशकीय वृद्धि, मतलब 10 सालों में, 10 साल का मतलब क्या हुआ, सन 2001 से सन 2011 तक की वृद्धि की बात यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। दशकीय वृद्धि का मतलब ये होगा इस समय। तो दशकीय वृद्धि में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की बढ़ी है, सर सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी है गौतम बुद्ध नगर की। जी हाँ, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की बढ़ी है, गौतम बुद्ध नगर की बढ़ी है। दूसरे नंबर पर जनसंख्या कहाँ की बढ़ी है, सर गाज़ियाबाद की बढ़ी है। कहाँ की बढ़ी है, गाज़ियाबाद की बढ़ी है। तीसरे नंबर पर कहाँ की जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा पाई गई है, श्रावस्ती की पाई गई है। किसकी पाई गई है, श्रावस्ती। ये तो टॉप 3 आपको याद रखने ही होंगे हर हालत में। सबसे कम जनसंख्या कहाँ की बढ़ी है, तो आप बताएंगे सर कानपुर नगर की। दूसरे नंबर पर आएगा आपका हमीरपुर की और तीसरा नंबर आएगा आपका बागपत की। इस चीज़ को भी ज़रा अच्छे से नोटिस करेंगे आप लोग। बिल्कुल आसान टॉपिक है, आपको केवल पढ़ते हुए जाना है और याद आपको हो जाना है। जैसे कि फिर से अब हम रिपीट करें थोड़ी सी चीज़ को, बात करें कि यूपी की
दशकीय वृद्धि दर सबसे ज़्यादा कहाँ हुई है? तो सबसे ज़्यादा आपको याद होना चाहिए सबसे पहले तो सर गौतम बुद्ध नगर में। सबसे कम कहाँ हुई है? तो कानपुर नगर में। ये दो तो बिल्कुल ही याद हों। अब इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर के बाद सबसे ज़्यादा कहाँ पे वृद्धि हुई है? तो आपको याद होना चाहिए सर गाज़ियाबाद में हुई है, उसके बाद श्रावस्ती में हुई है। और इसी प्रकार से कम की तरफ जाएंगे तो सबसे कम हुई है कानपुर नगर में वृद्धि, उसके बाद हमीरपुर में और उसके बाद बागपत में। देखिए मैं इसके आंकड़े नहीं लिख रहा हूँ गिनती नंबर में, क्यों? क्योंकि याद करना टफ हो जाएगा। पहले हमें इतना याद हो जितना एटलीस्ट ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस पॉइंट से अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब बात होगी उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व की। जी हाँ, किसकी बात होगी? उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व की बात होगी। यूपी में जनसंख्या घनत्व की बात होगी। जनसंख्या घनत्व की बात होगी। अब देखिए जब जनसंख्या घनत्व की बात होगी तो क्या बात होगी ये भी देख लेते हैं। तो शीर्ष पर कौन है ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि शीर्ष पर कौन है, और न्यून सबसे नीचे कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। बड़ा सिंपल सी बात है। तो शीर्ष पर कौन आ रहा है? जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे शीर्ष पर आता है गाज़ियाबाद। जी हाँ, कौन आता है? गाज़ियाबाद। इसकी चर्चा हम ऊपर भी कर चुके हैं पहले। दूसरे नंबर पर आता है वाराणसी। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। और तीसरे नंबर पर आता है आपका अपना प्यारा लखनऊ, इसे भी याद रखेंगे। अब सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है आपके उत्तर प्रदेश में? सर वो है ललितपुर। कहाँ है? ललितपुर। क्लियर है? उसके बाद आता है सोनभद्र। जी हाँ, क्या आता है? सोनभद्र। और फिर आता है हमीरपुर। देखिए इसे याद करते हुए चलेंगे। फिर आता है हमीरपुर। अब जब याद करते हुए चलने वाली बात है तो देखो जरा बड़ा आराम से। जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है हमारा गाज़ियाबाद में। कहाँ है? गाज़ियाबाद में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। और सबसे ज़्यादा कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? सर ललितपुर में सबसे ज़्यादा कम है। तो ये दो पॉइंट आपको स्पेशली स्टार्टिंग में याद होने चाहिए। फिर इसके बाद गाज़ियाबाद के बाद कहाँ पर है अगला? सर वाराणसी पे, ये क्रम याद होना चाहिए। फिर उसके बाद लखनऊ में है। ठीक है, इस साइड ललितपुर के बाद सोनभद्र है और उसके बाद हमीरपुर है। ये आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, बहुत ही अच्छे से याद होनी चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखें। जितना ऐसे अच्छे से याद रखेंगे उतना ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलेगा। तो नंबर 1 पर कौन सा है? सर नंबर 1 पर है हमारा अपना गाज़ियाबाद, नंबर 2 पर है वाराणसी, नंबर 3 पर है आपका लखनऊ। इस तरह सबसे कम ललितपुर, उसके बाद सोनभद्र और फिर हमीरपुर। ये याद होना चाहिए। मेंटली बिल्कुल बहुत अच्छे से प्रिपेयर रहना, याद हो ही हो हर हालत में। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात। उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात। देखिए लिंग अनुपात की बात हम पहले भी कर चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन पूरी डिटेल अभी हम बात करेंगे लिंग अनुपात की। तो यूपी में लिंगानुपात इसकी बात होगी। यूपी में लिंग अनुपात की बात होगी। तो देखो हम जानते हैं सबसे अच्छा लिंग अनुपात उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? सर जौनपुर में है। सबसे खराब कहाँ पर है? सर गौतम बुद्ध नगर में है। लेकिन अब बात होगी कि टॉप 3 कौन है और टॉप 3 डाउन में कौन है। तो ये बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो शीर्ष पर कौन है इसकी बात होगी, और सबसे लास्ट में न्यून पर कौन है इस पर बात होगी। तो आइए देखते हैं जरा किससे क्या बात होगी। चलिए, तो शीर्ष पर जैसा भी मैंने बताया कौन है? सर जौनपुर है। जौनपुर का जो लिंग अनुपात है सबसे शानदार है। ठीक है, यहाँ पर महिलाएं ज़्यादा हैं, पुरुष कम है। इसे अच्छा माना जाता है, हमेशा याद रखना। तो टॉप पर कौन है? जौनपुर है। नंबर 2 पर कौन आएगा? सर आजमगढ़ आएगा। देखो यहाँ से प्रश्न बना है कई बार। कौन आएगा नंबर 2 पर? सर आजमगढ़। और नंबर 3 पर आएगा देवरिया। क्या आएगा नंबर 3 पर? सर देवरिया आएगा। इसी तरह सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ पर है? सर सबसे कम तो गौतम बुद्ध नगर में है। कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में है।
दूसरे नंबर पर आएगा सर हमीरपुर, हमीरपुर, और नंबर 3 पर आएगा बागपत। ठीक है, तो सबसे अच्छा जो आपका लिंग अनुपात है वो कहाँ का है सर? जौनपुर का है। कहाँ का है? जौनपुर का है। उससे बेकार कहाँ है? आजमगढ़ है, इसका भी बहुत अच्छा। और उसके बाद देवरिया। ये टॉप 3 है टॉप में, और ये डाउन में टॉप 3 है। सबसे बेकार लिंग अनुपात कहाँ पर है सर? गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम लिंग अनुपात है। उसके बाद हमीरपुर में है, और उसके बाद सर बागपत में है। बड़े आराम से देखो चीज़ों को याद कर लेना। ये पूरी की पूरी PDF फाइल जैसे मैंने आपको बताया, इसी तरह से सेम ये जो है यही PDF फाइल आपको मिल जाएगी जैसे आपको बताया है। कॉन्टैक्ट नंबर आपके साथ शेयर किया गया है। बिल्कुल इसे ऐसे ही रख लेना फ़ोन में, जब चाहे इसे पढ़ लेना निकाल कर। और कोई साथ ही साथ फेयर कर रहा है ये बाद में फेयर करेगा तो और ही अच्छी बात है, उसका तो अलग ही आनंद है, परम आनंद है उसका, तो है ना बच्चों, उसका बिल्कुल परम आनंद है, उसकी कोई वो नहीं है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में शिशु लिंग अनुपात की बात करेंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश में शिशु लिंग की अनुपात की बात करेंगे अभी। आ जा भाई, चलिए। यूपी में शिशु लिंग अनुपात, यूपी में शिशु लिंग अनुपात, तो कौन कौन से जिले इसमें टॉप पर हैं? ठीक है ना। तो टॉप पर जो जिले आते हैं, जो इसके शीर्ष जिले हैं, उनकी अगर हम बात करें तो टॉप पर आता है शिशु लिंग अनुपात में बलरामपुर। देखो यहाँ पर अक्सर बच्चा गलती करेगा, बलरामपुर, ये याद रखना। कौन आता है शीर्ष पर? बलरामपुर। कौन आएगा शीर्ष पर? बलरामपुर। ये याद रखना, कौन आएगा शीर्ष पर? बलरामपुर आएगा। और सबसे न्यून में कौन आएगा? न्यूनतम में कौन आएगा? सबसे नीचे कौन सा है वो कौन आएगा? तो सर आएगा बागपत। कौन सा आएगा सर? बागपत आएगा। टॉप पर कौन है? बलरामपुर है। किसकी बात हो रही है सर? शिशु लिंग अनुपात की बात हो रही है। शिशु लिंग अनुपात को हम किस एज के दायरे में रखते हैं? 0 से 6 एज के दायरे में हम इसे रखते हैं। इस चीज़ को याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बड़े आराम से बन सकता है। ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखना। यहाँ पर मैं केवल शीर्ष और न्यून की बात करूँगा क्योंकि ज़्यादा नीचे इसमें नहीं पूछते हैं शिशु लिंग अनुपात में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश में साक्षरता। अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश में साक्षरता। अब देखिए साक्षरता से भी प्रश्न जरूर बनेगा आपके लिए, तो बात करते हैं यूपी में साक्षरता। यूपी में साक्षरता। अब साक्षरता में भी 2 टाइप के जिले, कुछ जिले शीर्ष पर होंगे, बहुत सीधी सी बात है, और कुछ जिले न्यून में होंगे, बहुत सीधी सी बात है, एकदम डाउन मारे होंगे। इसलिए तो शीर्ष पर कौन कौन से जिले आपको देखने के लिए मिलेंगे साक्षरता में? सबसे ज़्यादा साक्षरता जो आपके यहाँ पर है वो गौतम बुद्ध नगर की है। सबसे ज़्यादा साक्षरता गौतम बुद्ध नगर की है। उसके बाद कानपुर नगर की है। किसकी साक्षरता अच्छी? कानपुर नगर की। और तीसरे नंबर पर आता है औरैया जिला आपका। कौन सा आता है? औरैया जिला। और सबसे कम की अगर हम बात करें तो सिरावस्ती, सिरावस्ती। उसके बाद आता है आपका बहराइच। कौन सा आता है? बहराइच। और फिर आता है बलरामपुर। कौन सा आता है? बलरामपुर। तो ये 3 और 3 छह जिले हैं जो आपको इसे याद रखना है। बहुत सीधी सी कहानी है। अगर आपसे पूछे कि साक्षरता के मामले में सबसे शानदार जिला कौन सा है तो आप बताएंगे सर सबसे शानदार जिला गौतम बुद्ध नगर है। वो आपसे पूछे साक्षरता के मामले में सबसे निचला जिला कौन सा है तो आप बड़े आराम से बता देंगे सर वो है सिरावस्ती। लेकिन अगर गौतम बुद्ध नगर ऑप्शन में नहीं है तो क्या लगाएंगे आप? कानपुर नगर लगाएंगे। कानपुर नगर नहीं है तो औरैया लगाएंगे। इसीलिए तीनों आपको क्रम से याद होने चाहिए। इसी प्रकार से इधर सिरावस्ती में सबसे कम एजुकेशन साक्षरता है, उसके बाद बहराइच में है और उसके बाद बलरामपुर में है। ये तीनों आपको याद अच्छे से होने चाहिए, बड़े आराम से याद होने चाहिए। सीधी कहानी है इनकी, कुछ भी नहीं है। चलिए साक्षरता की बात हो गई है उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता की बात करते हैं हम। उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगा ये देखते हैं। यूपी में पुरुष साक्षरता
देखो यहाँ पर जो साक्षरता की बात हुई है, इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों होते हैं, टोटल बात हो रही है। अब हम इसमें से सिर्फ किसकी बात करने आए हैं? अब हम सिर्फ मेल की बात करने आए हैं यहाँ पर, सिर्फ पुरुष की। मतलब पुरुष के मामलों में सबसे अच्छी साक्षरता कहाँ की है और सबसे बुरी साक्षरता किस जिले की है। तो पुरुष में सबसे ज़्यादा साक्षरता गौतम बुद्ध नगर की ही है। किसकी है? गौतम बुद्ध नगर ही है। दूसरे नंबर पर औरैया है। देखो ये एक बार में बिल्कुल याद नहीं होगा, बहुत ज़्यादा बार इसे पढ़ना पड़ेगा। तीसरे नंबर पर इटावा है। इट इज़ क्लियर। न्यून में बात करें तो बिल्कुल सेम है, श्रावस्ती। श्रावस्ती में पुरुषों की जो साक्षरता है सबसे कम है। दूसरे नंबर पर बहराइच आता है। क्या आता है? बहराइच। और तीसरे नंबर पर आता है यहाँ पर बलरामपुर। बलरामपुर। अगर आप इसे सीधे सीधे कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, यहाँ भी सेम है, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। तो यहाँ पर कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा ओवरऑल साक्षरता में और पुरुषों की साक्षरता में। नीचे के क्रम सेम है। मतलब अगर आपने एक याद कर लिया तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं शीर्ष में, तो गौतम बुद्ध नगर ने अपनी जगह बरकरार रखी है पुरुषों के मामले में भी। लेकिन औरैया नीचे से तीसरे स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर आ गया और यहाँ पर एक नया नाम आया है, इटावा, देखने के लिए मिलता है। तो पुरुष साक्षरता की जब भी बात करेगा तो नंबर 1 पर गौतम बुद्ध नगर, नंबर 2 पर औरैया, नंबर 3 पर इटावा की आप बात करेंगे। जिस प्रकार से पुरुष साक्षरता की बात हो रही है, तो क्या इस प्रकार से महिला साक्षरता की भी बात होगी? बिल्कुल होगी। इस प्रकार से महिला साक्षरता की भी यहाँ पर बातचीत होगी। यूपी में महिला साक्षरता। अब बात देखना कि यहाँ पे कोई क्रम बदलेगा या सेम रहेगा, है ना। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर बन जाता है। ज़रा नोटिस करेंगे कुछ बड़ा या बदला। अगर हम न्यून की बात करते हैं महिला साक्षरता में, तो सबसे पहले आएगा श्रावस्ती, दूसरे नंबर पर आएगा बलरामपुर, तीसरे नंबर पर आएगा बहराइच। क्या कुछ चेंज हुआ? क्या कुछ चेंज हुआ? हाँ सर, ये बहराइच नीचे चला गया, बलरामपुर ऊपर आ गया। ये देखिए, मतलब है वही 3 जिले, बस क्रम बदला है। और ये क्रम बदला हुआ भी आपको याद होना चाहिए। विश्वास कीजिए बच्चों, आपका एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आ जाए, आप समझ लें, क्वेश्चन मैं ऐसे लिखता हूँ, मिटा दूंगा अभी। एक प्रश्न अगर ये इस प्रकार से आ जाए कि इनमें से किस जिले में महिला साक्षरता दूसरे स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। देखो फर्स्ट स्थान किसका है? श्रावस्ती का। ये सबको याद होगा, मैं गारंटी कह रहा हूँ। लेकिन जैसे वो दूसरा स्थान पूछ लिया उसने, तो 100 में से 90 बच्चे बताने में नाकामयाब हो जाएंगे कि बलरामपुर आंसर है। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस चीज़ पर आप थोड़ा सा नोटिस करें और इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश भी करना। साथ ही साथ गड़बड़ ना होनी चाहिए, याद कर ही लेना अच्छे से, ठीक है ना बच्चों। चलिए टॉप शीट्स की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर कानपुर नगर आ जाएगा। कानपुर नगर में जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा साक्षर हैं। दूसरे नंबर पर आ जाएगा आपके पास लखनऊ और तीसरे नंबर पर आ जाएगा गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध कैसे लिख दिया मैंने? गौतम बुद्ध नगर। तो यहाँ पर आपको मेरे ख्याल से ज़्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए। आपसे पूछे महिला साक्षरता में सबसे पहला जिला कौन सा है? अच्छा वहाँ मैंने न्यूनतम लिख दिया था क्या नीचे? क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेना, जो मिटा दिया फिलहाल, तो कहीं गड़बड़। न्यूनतम के लिए पूछा था वो, है ना। दूसरे नंबर पर न्यूनतम में कौन सा है? बलरामपुर। तो सबसे शीर्ष पर कानपुर नगर, नंबर 2 पर लखनऊ, नंबर 3 पर यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर आ जाएगा। इसी प्रकार से सबसे कम पर आ जाएगा श्रावस्ती, नंबर 2 पर आ जाएगा बलरामपुर, नंबर 3 पर आ जाएगा बहराइच। इस चीज़ को भी आप लोग फोकस से याद कर लेना, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्लास अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना। देखिए हर एक चीज़ को लेकर चल रहे हैं इसीलिए, ताकि बड़े आराम से आप लोग अपनी गाड़ी को पार लगा सकें। भाई आ जाओ जल्दी से। चलिए
चलिए, अब बात होगी उत्तर प्रदेश में एससी जनसंख्या। यूपी में एससी जनसंख्या, उत्तर प्रदेश में एससी जनसंख्या। अब यहाँ भी टॉप 3 होंगे, शीर्ष और न्यून भी होंगे, सीधी सी बात है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है एससी की? थोड़ी देर पहले ही सीखा था सर जी, सीतापुर में है। कहाँ है? सीतापुर में। दूसरे नंबर पर कौन आएगा सर? दूसरे नंबर पर आएगा प्रयागराज। तीसरे नंबर पर क्या आएगा? हरदोई। अब देखो तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है, एक सेकेंड, हरदोई। अब बस आपको कितना याद होगा? सीतापुर। अधिकांश बच्चों को ये याद होगा कि एससी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, तो ये याद होगा कि सीतापुर में है। लेकिन दूसरे नंबर पर कहाँ है, तीसरे नंबर पर कहाँ है, यहाँ पर आके बच्चा गिर जाता है एकदम से। तो ये याद रखना। अब सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, ये सबको याद होगा सर, बागपत में है। एससी की सबसे कम जनसंख्या बागपत में। दूसरे नंबर पर है सिरावस्ती में। तीसरे नंबर पर है गौतम बुद्ध नगर में। ये तीनों भी आपको याद होने चाहिए। आपसे कोई पूछे सबसे ज़्यादा ऐसी जनसंख्या कहाँ है, तो आप बताएंगे सीतापुर। कि दूसरे नंबर पर कहाँ है सर जी? प्रयागराज। तीसरे नंबर पर कहाँ है सर जी? हरदोई। ये याद होना आवश्यक है। इसी प्रकार से सबसे कम कहाँ है? बागपत। उसके बाद कहाँ है? सिरावस्ती। फिर कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। यूपी की एससी जनसंख्या की हमने यहाँ पर अभी भी बात की है। अगले चलते हैं। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश में एसटी की जनसंख्या। देखिए, हर एक मुद्दे को उठा रहा हूँ, क्लियरिटी आपके माइंड में रहनी चाहिए। यूपी में एसटी जनसंख्या, जनसंख्या। चलिए, इसके लिए बात कर लेते हैं। शीर्ष पर कौन है और न्यून में कौन है, दोनों बातें कर लेते हैं एक बार। तो देखो, एसटी में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? सब जानते हैं, सोनभद्र में है। दूसरे नंबर पर कहाँ पर है? ये बहुत कम लोग जानते होंगे सर, बलिया में है। तीसरे नंबर पे कहाँ है साहब? देवरिया में है। कहाँ है? देवरिया में। ये तीनों आपको याद होने चाहिए। और सबसे कम कहाँ पर है एसटी सर? बागपत में। दूसरे नंबर पर सर, दूसरा नंबर आना चाहिए कन्नौज का। तीसरा नंबर सर जी बदायूं का। बड़े सीधी सीधी सी है कहानी, याद रख लेना। सबसे ज़्यादा सोनभद्र में, उसके बाद बलिया है, फिर देवरिया है, और सबसे कम बागपत में, फिर कन्नौज में, और फिर बदायूं में ये मौजूद हैं। ये याद आपको होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, हर एक चीज़ को मैं 3-3 इसलिए पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ भी आ जाता है एग्ज़ाम के अंदर, तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए ही चाहिए। याद रखना, ये जनसंख्या की बात हुई है, टॉप जनसंख्या की बात हो गई है। प्रतिशत की बात मैंने यहाँ पर नहीं करी है, ठीक है ना, प्रतिशत की बात नहीं करी है, उस चीज़ को भी ध्यान में रखना। चलिए, यहाँ पर मैं कर ही देता हूँ थोड़ी सी बात प्रतिशत की भी। एक मिनट रुकिए, यहाँ पर ही कर देते हैं थोड़ी सी बात। यहाँ पर ही कर देते हैं ना, तो सही रहेगा आपके लिए भी। यूपी में एससी जनसंख्या प्रतिशत में, कि प्रतिशत में कितनी है। टॉप की बात करेंगे यहाँ पर हम, शीर्ष की बात करेंगे केवल। किसकी बात कर लेते हैं? शीर्ष की बात कर लेते हैं। तो शीर्ष के जो जिले हैं वो हैं कौशाम्बी। कौशाम्बी में प्रतिशत के मामले में सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर है सीतापुर, यही वाला सीतापुर, और फिर हरदोई। ये किसकी बात हो रही है? एससी की बात हो रही है, एससी की, ठीक है ना, एसटी की नहीं हो रही है। अगर अब बात करते हैं एसटी की भी कर ही लेते हैं हाथों हाथ, एसटी की भी कर ही लेते हैं हाथों हाथ। यूपी में एसटी जनसंख्या प्रतिशत में, तो प्रतिशत में टॉप संख्या कहाँ कहाँ की हैं? एसटी की बात हो रही है तो सबसे ज़्यादा सीधा सीधा सोनभद्र। दूसरे नंबर पर आता है ललितपुर। तीसरे पर आता है देवरिया। ये किसके मामले में बात है बच्चों? ये बात हो रही है हमारी आपकी
प्रतिशत के मामले में, किसके मामले में हो रही है बच्चों? प्रतिशत के मामले में। तो दो चीज़ें, जनसंख्या और प्रतिशत अलग अलग, गिनती और प्रतिशत अलग अलग हैं। इस चीज़ को भी आप नोटिफाई जरूर करेंगे बिना किसी समस्या के। अब देखिए बस 2 से 3 पॉइंट और बचे, ज़्यादा लंबा वीडियो हो चुका है वैसे तो, करीबन 70 मिनट के आसपास का, 70 भी कहाँ 75। चलिए खैर चलते हैं, कोई बात नहीं है, समय लगता है, टॉपिक बड़ा है, तेज़ी से ख़त्म करने का प्रयास किया है। अब बात करते हैं कोई नहीं। चलिए, उत्तर प्रदेश में धार्मिक जनगणना, यूपी में कौन सी जनगणना बच्चा? धार्मिक जनगणना। यूपी में कौन सी जनगणना? धार्मिक जनगणना 2011। धार्मिक जनगणना की बात हो रही है, याद रखना किसकी? धार्मिक जनगणना की। तो इसमें सीधी सीधी सी बात है, कुछ धर्म भी आएंगे और उनकी प्रतिशत में जनसंख्या की हम बात करेंगे कि कौन से धर्म की जनसंख्या कितनी है हमारे यहाँ। तो धर्म सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, हिंदू धर्म की बात कर लेते हैं, मुस्लिम धर्म की बात कर लेते हैं, तीसरे पर हम लोग ईसाई धर्म की बात कर लेते हैं, सिख धर्म की बात कर लेते हैं, बौद्ध धर्म की बात कर लेते हैं और अंत में हम लोग जैन धर्म की बात कर लेते हैं, है ना। चलिए बातचीत करते हैं। हिंदू धर्म की बात करें तो ये प्रतिशत में 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? 80.6% है। मुस्लिम धर्म की बात करते हैं तो ये 18, एक सेकंड थोड़ा गलती लिख दिया, एक सेकंड, क्या किए तो जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या ये है 79.8% है, 79.8% है, क्लियर है ना। और अगर हम बात करते हैं मुस्लिम की तो ये 14.2% है। ईसाई धर्म की बात करते हैं तो ईसाई धर्म केवल और केवल 2.3% है, याद होना चाहिए। तो जो जन भागीदारी है वो सबसे बड़ी हिंदू और मुस्लिम की ही जन भागीदारी है। ईसाई कितने हैं? 2.3। सिख जो हैं, सिख बहुत कम 1.7%, जबकि अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो 0.7 की बात करते हैं, और इसकी हम बात करें जैन की तो 0.4 की बात करते हैं। बात क्लियर है ना। तो ये एक पैमाने में रख लो, इन्हें एक रख लो। अब यहाँ से कई बार एक प्रश्न बन जाता है, थोड़ा सा क्वेश्चन टफ बनेगा, तो एक प्रश्न ये भी बनेगा कि इनकी प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है, इनकी प्रतिशत में वृद्धि कितनी हुई है? वृद्धि, दशकीय वृद्धि दर, मतलब कितने प्रतिशत ये बढ़े हैं। हिंदू की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में 10 की वृद्धि दर का अंदर समझ के 2001 से 2011 तक की कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो हिंदुओं में जो वृद्धि हुई है वो 16.8% की हुई है। मुस्लिमों में जो वृद्धि हुई है वो 24.6% की वृद्धि हुई है। ईसाइयों में जो वृद्धि हुई है वो 15.5% की हुई है। जबकि जो सिख हैं उनमें जो वृद्धि हुई है 8.4% की हुई है। जो बौद्ध हैं उसमें 6.1% की वृद्धि हुई है, और जो जैन हैं वो उसमें 5.4% की वृद्धि हुई है। अगर आप सही से देखें, अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन बने हैं कि सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है, तो आप बताएंगे सबसे ज़्यादा वृद्धि मुस्लिम कम्युनिटी में हुई है, जो कि है आपकी 24.6%। आपसे क्वेश्चन पूछे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, एक सेकेंड ये गड़बड़ मैंने कर दिया है, रुकेंगे, ये मैंने यूपी की नहीं पूरे भारत की जनसंख्या लिख दी है। एक सेकेंड माफ़ करना। चलिए देखो आंकड़े इतने अलग क्यों हैं। चलिए ये जो मैंने लिखा है भारत में धार्मिक जनगणना के आधार पर लिखा है, ठीक है ना। भारत में क्या है, तो भारत में जो है चलिए भारत में जो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है वो मुस्लिम में हुई है। पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन से धर्म के लोग रहते हैं, तो आप बताएंगे हिंदू धर्म के कितने, 79.8%। हर एक का आपको इस तरह से याद कर लेना है कि मुस्लिम कितने प्रतिशत हैं भारतीय में, तो सब
14.2% है। आपसे पूछे बौद्ध धर्म कितने प्रतिशत है, तो 0.7% है। ये आपको याद होना चाहिए। अब इसी को आप एक बार यूपी के साइंस में भी याद कर लेंगे। किसके साइंस में याद कर लेंगे, यूपी के साइंस में भी। मैं यहाँ पर ही बना देता हूँ यूपी का भी, अभी यही चीज़ हम इसे यूपी के साइंस में भी याद कर लेते हैं एक ही बार में। अभी के भी जाओ बस, एक सेकंड में से थोड़ा सा एक रंग दे देता हूँ जिससे कि थोड़ा सा अलग हो जाए इससे। वेरी गुड। अब यहाँ पर हम यूपी की भी बात कर लेते हैं। इधर ये भारत है, इधर हम यूपी की बात कर लेते हैं। धर्म ये है ही, बस ये तो पता करना है कि यूपी में कितना। तो यूपी में जो हिंदू हैं वो 80.6% हैं, जो मुस्लिम हैं वो 18.5% हैं, जो ईसाई हैं, यूपी में ईसाई की बात करें तो 0.1% हैं, सिख की बात करें तो 0.4% हैं, बौद्ध की बात करें तो 0.2% है, और जैन की बात करें तो 0.1% हैं। ये यूपी का है पूरा मामला। ये लीजिए, तैयार हो गया, कितनी देर लगती है ना। ये यूपी का हो गया। तो ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो अभी अभी बनाया है, आपको इसमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। भारत में हिंदू लोग कितने हैं, हिंदू धर्म के लोग कितने प्रतिशत हैं, तो 79.8% हैं। जबकि यूपी में कितने हैं, 80.6% हैं। यहाँ से चीज़ों को जरा आप एनालाइज करेंगे तो ये एक महत्वपूर्ण चार्ट आपके लिए हो सकता है। इसे ज़रा अच्छे से फेयर कर लेना। नेक्स्ट बस टॉपिक ख़त्म होने वाला है, ज़्यादा देर का नहीं है। अब यहाँ पर कुछ वन लाइनर हम लोग देखेंगे। अब बच्चों कुछ वन लाइनर हम देखेंगे, उसके बाद ये क्लास फिनिश हो जाएगा वन लाइनर के बाद। वन लाइनर, ठीक है ना, वो कुछ वन लाइनर है, इन्हें आप लोग एक बार नजर दौड़ाएं। तो उत्तर प्रदेश में देश की ग्रामीण जनसंख्या, आपके इसके लिए बात हो गई थी। उत्तर प्रदेश में देश की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, 18.63%। चलिए रहने देते हैं वन लाइनर, क्योंकि वही सब रहेगा वन लाइनर में भी, रहने देते हैं इसे, है ना। जो ऊपर से है सब वही, उसी को वन लाइनर के रूप में फिर मैं लिख दूंगा। आपका समय ज़्यादा खराब होगा, अपने हिसाब से घर में याद कर लेना, ठीक है। मतलब है क्या वन लाइनर में बता दूं, यही जो सब चीज़ें हैं इन्हें कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंट लाइनों के रूप में हमने लिखा हुआ है। तो उससे अच्छा है कि आप इन्हीं में से कर लें, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी हो, उससे अच्छा है कि आप इस चीज़ को समझें। खैर, ये आपका वीडियो रहा, और अगर ये क्लास आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। यहाँ पर ख़त्म हो जाता है आपका यूपी जनगणना या जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।